गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ इज द जोश। चलो ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या। दोस्त कल हमने देखा था जीएसटी का झूला, और ये याद है कि आपको जीएसटी का झूला सर हमने देखा था जो भी इंसान इस झूले को पार करेगा उसके ऊपर हम जीएसटी की बात करेंगे, और अगर वो झूला पार नहीं करा तो फिर हम कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं करेंगे। तो बताओ यार झूला क्या था। सर फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गुड्स एंड सर्विसेज है तो आगे बढ़ो, और अगर गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है तो सॉरी, नो जीएसटी। सर इस ब्रह्मांड में सिर्फ ऐसी दो ही चीजें हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज का झूला पार नहीं कर पाई, कौन कौन सी? मनी एंड सिक्योरिटीज। इसका मतलब है मनी का लेन देन होगा, लोन वोन जो आपको मिलेगा, एटीएम में जो आप पैसा विड्रॉ करोगे उसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होती है। आप रिलायंस का शेयर खरीदो, शेयर बेचो, शेयर पे प्रॉफिट कमाओ, उसके ऊपर भी कोई जीएसटी की बातें नहीं होती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदो, बॉन्ड खरीदो, डिबेंचर खरीदो, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदो, इन सब पे कोई जीएसटी की बातें नहीं होती है। जैसे ही आप पढ़ लो एनएससी और बीएससी, एनएससी बीएससी बोले तो हर्षद मेहता नहीं, एनएससी बीएससी बोले तो नो जीएसटी, ठीक है। पर सिक्योरिटी में जो ट्रांजैक्शन चार्जेस लग रहे हैं, जो ब्रोकरेज लग रहा है, जो कमीशन लग रहा है, उसके ऊपर क्या जीएसटी की बातें करेंगे? हाँ सर उसके ऊपर तो हम जीएसटी की बातें करेंगे। क्या मान के करेंगे, गुड्स या सर्विसेज? सर्विसेज। मनी पे तो जीएसटी की बात नहीं, पर अगर मनी में कुछ कन्वर्जन चार्जेस लग रहे हैं तो वो जो कन्वर्जन चार्जेस है उसके ऊपर हम जीएसटी की बातें करेंगे, ठीक है। सर फर्स्ट झूले के बाद अच्छा मनी में एक और चीज कौन सी वैल्यू थी? न्यूमस्मैटिक वैल्यू। जो भी हमारे पुराने कॉइन्स हैं, पुराने नोट हैं, अगर उसकी कोई मार्केट में वैल्यू है उसके ऊपर क्या जीएसटी की बातें करेंगे? हाँ सर ये है फॉर न्यूमस्मैटिक पर्पस। मनी तो वो होता है जिसकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों क्या रहे, सेम, ठीक है। आज हमें देखना है दूसरा झूला जिसका नाम क्या है, सप्लाई। देखो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है सप्लाई चैप्टर में, बस 5 ही चीजें पढ़नी है और चैप्टर खत्म। सेक्शन 7 कि सप्लाई क्या होता है, सप्लाई के डेफिनेशन क्या है। सेक्शन 8 कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई, ये आएगा कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या होता है। और 3 आपको स्केड्यूल पढ़ने, स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2 और स्केड्यूल 3। स्केड्यूल 1 ये कहता है कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी सप्लाई बनेगा। स्केड्यूल 2 ये बताता है कि आखिरकार सप्लाई किसकी बनेगी, गुड्स की बनेगी या सर्विसेज की बनेगी। और स्केड्यूल 3 एक नेगेटिव लिस्ट है, ये नेगेटिव लिस्ट में वो सारी एक्टिविटीज कवर्ड है जो सप्लाई नहीं बनेगी, और अगर सप्लाई नहीं बनी तो फिर जीएसटी की बातें भी नहीं होगी। तो सर हमें टोटल इस चैप्टर में क्या 2 सेक्शन और 3 स्केड्यूल पढ़ने, ठीक है। सबसे पहले आएंगे हम हमारे सेक्शन नंबर 7। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1। तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 एक ही बात कहता है कि 3 कंडीशन फुलफिल होगी तभी जाके हम सप्लाई की बातें करेंगे। सर कौन कौन सी 3? पहले बोलता है सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये डेफिनेशन हमने पढ़ ली है ऑलरेडी कि गुड्स क्या होता है और सर्विसेज क्या होता है। दूसरा, फॉर अ कंसीडरेशन क्विड प्रो क्यू समथिंग इन रिटर्न। अगर साहिल सर आज फ्री में पढ़ा रहे, अगर साहिल सर आज फ्री में पढ़ा रहे हैं तो मुझे बताओ क्या सप्लाई बनेगा? सर देखो सर्विसेज तो है पर क्या नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है। तो अगर कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं बनेगा, और अगर सप्लाई नहीं बना तो कोई भी हम जीएसटी की बातें नहीं करेंगे। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल आपने डोनेट करा, करते होगे ना आप डोनेट, जब रिजल्ट आता होगा तो मंदिर में डोनेशन, फिर जब रिजल्ट आता होगा कोई आपसे गरीब इंसान खाने के लिए मांगे तो आप देते होगे। बदले में कुछ मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा? बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा सर। जो भी हमने डोनेशन करा वहां पे बदले में आपको दुआओं के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। क्या नहीं है? कंसिडरेशन नहीं है। और थर्ड, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये 3 बातें लिखी हुई है हमारे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में। अब सुनना ध्यान से, इसे प्यार से कहा जाएगा
ए, बी और सी, ए बी सी टेस्ट। ये ए बी सी टेस्ट क्या है सर? ए स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी। अब एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आएगी? हर चीज आ जाएगी हमारी एक्टिविटी में। सेल आ जाएगा, ट्रांसफर आ जाएगा, बार्टर आएगा, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, डिस्पोजल। प्लस क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। क्योंकि अगर बिजनेस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरी ओल्ड वॉच OLX पे बेच दी। अब एक बात बताओ सर, OLX पे आपने क्या करी? सर क्या कंसिडरेशन है? हाँ है, सामने वाला कुछ तो पेमेंट करेगा, पर क्या नहीं है? बिजनेस नहीं। क्योंकि बिजनेस नहीं है तो ये सप्लाई नहीं बनेगा, और सप्लाई नहीं बनेगा तो इसके ऊपर GST की भी बातें नहीं होगी। बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर आपको क्या क्या चीजें देखनी है? 3 चीजें अगर फुलफिल हो जाएगी तो वो सप्लाई बन जाएगा, और अगर 3 चीजें फुलफिल नहीं होगी तो सप्लाई नहीं बनेगा। तो 3 चीजें कौन कौन सी है? सबसे पहला है हमारा क्या? एक्टिविटी। अब इसमें सेल, सेल मतलब अपना टाइटल ट्रांसफर करना दूसरे को, उसी को बोलते हैं हम क्या? सेल। टाइटल इन द गुड्स इज गेट ट्रांसफर टू द बायर। ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब बेचना या भेजना? भेजना। सेल में तो आपने सेल करा है, बेचा है। ट्रांसफर में तो आपने बेचा नहीं है, आपने भेजा है। सर इसके ऊपर भी GST की बात होती है क्या? हाँ करेंगे डिस्कस जब हम ट्रांसफर करते हैं। फैक्ट्री से माल ब्रांच पे गया, फैक्ट्री से माल कहां पे गया? ब्रांच में। तो अगर फैक्ट्री से माल ब्रांच पे गया जो कि बिकेगा ब्रांच से, इसके ऊपर भी GST की बातें होगी। ऑल्दो ये सेल नहीं है, ये क्या है? फिर बार्टर और एक्सचेंज। क्या बार्टर और एक्सचेंज सेम है या अलग अलग है? तो फिर क्या डिफरेंस है? बहुत बढ़िया। बार्टर में सर क्या होता है? बार्टर में गुड्स के बदले में गुड्स, कमोडिटी फॉर कमोडिटी, C2C इकोनॉमी। तो सर बार्टर में क्या होता है? कमोडिटी कमोडिटी एक्सचेंज होती है। एक्सचेंज में ऐसा नहीं है। एक्सचेंज में ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल अगर सर आपको नया iPhone 15 Pro Max लेना है, कितने का ये? 1,50,000। अब मैंने बोला मेरे पास पुराना आईफोन तो है, इसको सेल करते हैं 20,000 में, और जो बची खुशी कसर रह गई है वो क्या दे देते हैं? कैश। अब ये क्या है? दिस इज नॉट बार्टर, दिस इज व्हाट? एक्सचेंज। अच्छा एक बात बताओ, GST किस पे लगाओगे? ये आपके कोर्स पे नहीं है, CA फाइनल पे, पर फिर भी मुझे पूरा भरोसा है आप बता दोगे कि 1.5 लाख पे लगेगा कि ये जो 20,000 और 1,30 इस पे लगेगा? 1,50,000। तो CA फाइनल में आप ये सीखोगे कि जब एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन होंगे, जब सामने मनी भी आएगा और सामने कुछ और यूनिट्स भी आएगी, कुछ गुड्स और सर्विसेज भी आएगी, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो उसका वैल्यूएशन जब भी करते हैं तो ये नहीं डिपेंड करता कि आ क्या रहा है, ये डिपेंड करता है कि शॉप से जा क्या रहा है। और जा क्या रहा है भैया? हमारा iPhone 15 Pro Max। कंसिडरेशन कोई से भी फॉर्म में हो सकता है, उसका कोई लेना देना नहीं। तो किस पे हम GST की बातें करेंगे सर? 1,50,000। ऐसे एक्सचेंज के तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। कार देखो .com, आप अपनी पुरानी कार लेके जाओ, फिर नई कार ले लो, जो भी एक्सचेंज का बैलेंस बचे वो पे कर देना। एक और, लड़कियों की शादी में अक्सर मम्मी पता है क्या करती है? जो भी पुरानी ज्वेलरी रहती है ना, वो हम लेके जाते हैं भैया के पास और इसको दे देते हैं, और फिर नई लेके आते हैं, और जो भी बच जाता है बचा कुचा पैसा वो पे कर देते हैं। ऐसा ही होता है सर। ये सारे एग्जाम्पल किसके? एक्सचेंज। फिर लाइसेंस मतलब सर परमिशन टू यूज समथिंग। कोई भी चीज के लिए जब आप परमिशन ले रहे हो, उसके लिए आपको एक लाइसेंस फीस देनी पड़ती है, उसी को बोला जाता है क्या? लाइसेंस। फिर रेंटल और लीज। रेंटल में जनरली एग्रीमेंट होता है 11 मंथ्स का, और लीज सर 11 महीने से ज्यादा की पीरियड के लिए होती है। लीज के बाद आता है हमारा डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब है कोई भी को डिस्पोज ऑफ करना, कोई भी असेट को बिजनेस से बेचना, स्क्रैप करना, उसे क्या बोलते हैं हम? डिस्पोजल।
अच्छा, इसके बाद सरकार ने एक और वर्ड लिखा, पता है क्या? एक्सेट्रा। एक्सेट्रा इसलिए लिखा क्योंकि सरकार ने बोला भैया ये डेफिनेशन में सिर्फ इतना नहीं है, कल को अगर हम चाहें तो और भी चीजें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो सरकार ने बोला भैया सप्लाई में क्या क्या आएगा? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीजिंग, रेंटल, एक्सेट्रा, डिस्पोजल, और एक और वर्ड क्या है? एक्सेट्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि कोई भी लॉ की डेफिनेशन या तो इंक्लूसिव होती है या तो मीन्स होती है। मीन्स बोलो या क्या बोलो आप? एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। भैया ये वाली डेफिनेशन इंक्लूसिव है क्या? क्या सिर्फ इसमें यही आएगा या और कुछ भी आ सकता है? और कुछ भी आ सकता है। बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर अभी हमको है ना एक चीज देखनी है जिसका नाम है क्या? कंसीडरेशन। आप लॉ मेकर हो, ठीक है, आप ही मुझे बताना कि भैया इस पे जीएसटी की बातें करें या नहीं करें। कंसीडरेशन के बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर आए हुए हैं। उन सर्कुलर में एक बहुत शानदार सा सर्कुलर है, वो है हमारा डोनेशन। देखिए आपका दिमाग कितना चलता है, मैंने आपको ये पढ़ाया तो है नहीं। पूजा मैडम एक लड़की है और पूजा मैडम पास हो गई, ठीक है, सी इंटर पास हो गई और पूजा मैडम ने बोला था जैसे ही इंटर पास हो जाऊंगी साईं बाबा को डोनेट करूंगी। बोलो शिरडी वाले साईं बाबा की जय। तो इसने सोचा था कि यार जैसे ही पास हो गई इंटर तो शिरडी वाले साईं बाबा के यहां पैसे वैसे डोनेट करूंगी और उन्हें कहूंगी कि बेंच बनवाओ। क्या बनवाओ? बेंच। ठीक है, पूजा मैडम पास हो गई, बधाई हो पूजा मैडम, आप क्या हो गए? पास। आपने 10,000 रुपए दे दिए शिरडी बाबा साईं बाबा ट्रस्ट में, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में। कितने दे दिए? 10,000। आपने बोला चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एक काम करो, बेंच बनाओ। उन्होंने बढ़िया ऐसी बेंच बना दी। बेंच पे बस ऐसा लिखा, नाम लिखा कि डोनेटेड बाय पूजा। क्या कंसीडरेशन है क्या? बस इतनी सी मैं बात पूछ रहा हूं कि सिर्फ ये नाम लिखवाने से क्या मैं ऐसा मान लूं कंसीडरेशन है और चैरिटेबल ट्रस्ट वालों को बोलूं कि इसके ऊपर जीएसटी दो? सर सिर्फ नाम लिखवाना इज नॉट अ कंसीडरेशन। ये तो आदमी समाज में थोड़ा बहुत नाम कमा ले, थोड़ा बहुत फिलेंथ्रोपिक बेनिफिट कर दे, उसके लिए चैरिटेबल वाले सिर्फ क्या लिखते हैं? नाम। अरे यार आजकल लोग दान क्यों करते बताओ? नाम दान करते ही दिखाने के लिए। किसी ने दान करा तो फलाना फलाने की याद में फलाना फलाना फ्रॉम फ्रॉम फ्रॉम, इंसान मर गया है ना, इंसान मर गया, फिर डोनेटेड बाय लेट। ये देखा होगा ना आपने कितनी बार, जब भी आप मंदिर गए हो, गुरुद्वारे गए हो, मस्जिद गए हो, कहीं भी गए हो, वहां पे बाहर ऐसा बोर्ड लगा रहता है कि ये इसने दान करा, ये इसने दान करा। सर सिर्फ नाम लिखवाना इज नॉट अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब क्विट प्रो क्यू, कंसिडरेशन मतलब समथिंग फॉर रिटर्न। सर यहां पे पूजा मैडम ने तो पैसे दिए, चैरिटेबल वालों ने कुछ भी नहीं करा। सर करा तो सही, नाम लिखवाया। नाम लिखवाना इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। सर मैं गया पूजा मैडम के पास, मैंने बोला यार पूजा मैडम तुम पास हो गई, तुम तो पढ़ती लिखती भी थी। अरे सर ये तो कृपा है उसकी, श्रद्धा सबकी, साईं बाबा। तो मैंने बोला यार ऐसा क्या जादू है? बोले सर जादू है, जादू। मैंने बोला यार पूजा मैं भी है ना सीए फाइनल की बैच शुरू कर रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा यार बच्चे आएंगे या नहीं। इसने बोला सर आप एक काम करो, मैंने 10,000 दान करे, आप 1,00,000 दान करो, जो जितना दान करेगा उसको उतना मिलेगा। मैंने बोला ठीक है पूजा मैडम। मैंने 1,00,000 रुपए कहा, मैंने भी गया, मैंने बोला शिरडी वाले साईं बाबा, शिरडी ट्रस्ट को मैंने कितने दे दिए? 1,00,000। अब जैसे ही 1,00,000 दिए मन तो विचलित है, अपने को बच्चे चाहिए ना, तो मैंने बोला एक काम करो शिरडी वाले बाबा आपके यहाँ बहुत बच्चे आते पास होने के लिए, यहां पे लिखो सीए फाइनल न्यू बैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम। अरे क्या उसमें क्या है? सीए फाइनल न्यू बैचेस स्टार्टिंग, आज कौन सी तारीख है? 24, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मार्च। ठीक है, जो और आगे ये भी लिखो, और जो क्या बोलते हो और क्या लिखवा इधर? हाँ मतलब मेरा नाम तो लिखेंगे ही लिखेंगे कि सीए साहिल बगाई, और उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे? सीए फाइनल न्यू। अब मुझे एक बात बताओ, क्या वो मेरे लिए कुछ कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइज। ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो लॉ आप ही बोल रहे हो।
मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं जीएसटी, मैं तो आपसे जीएसटी लॉ निकलवाऊंगा। अभी क्या ये मेरे लिए कुछ कर रहे हैं? क्या कर रहे बताओ? एडवर्टाइजमेंट। क्या कंसिडरेशन आ गया? हाँ। क्या जीएसटी की बात होगी? हो गया खत्म, हो गया खत्म। मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ाया? तुमने पढ़ाया। मैं कौन होता हूं तुम्हें पढ़ाने वाला? तुम ऑलरेडी दिमाग वाले हो। तो सर सीधी बात बोलो ना, अगर एक इंडिविजुअल चैरिटेबल ट्रस्ट को कुछ भी डोनेट करेगा और चैरिटेबल ट्रस्ट सिर्फ नाम लिखवाएगा, दिस इज नॉट अ कंसिडरेशन। पर अगर इंडिविजुअल कुछ डोनेट करेगा और ऐसा लगेगा कि एडवर्टाइजमेंट है, तो सर फिर कंसिडरेशन एग्जिस्ट करेगा। साहिल सर ने दान वान करा, साहिल सर की क्लास भी चल गई, बढ़िया हुआ। फिर सर और दान करने लगे। सर ने 10 लाख रुपए पेस कोचिंग को दान करा और बोला जितनी भी बेंचें वहां पे लिखो डोनेटेड बाय सीए साहिल बगई, बस नाम लिखना। बताओ। हाँ, नो कंसिडरेशन। क्या जीएसटी की बातें? पर एक चीज, पेस इज नॉट अ चैरिटेबल, पेस इज नॉट, अरे पेस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कैसी बातें करते हो यार? पेस इज नॉट अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। लॉ मेकर बोलता है कि अगर आप पेस में कुछ भी लिखवा रहे हो, आपका इंटेंशन गलत है। आपका इंटेंशन दान करना था ही नहीं, आपका इंटेंशन एडवर्टाइजमेंट ही था। दान करना होता तो इतने सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन खुले हुए वहां करते ना। तो सर कंसिडरेशन की बात सिर्फ कहां पे देखना है? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर एक बात बताओ, अगर ये बेंच साहिल सर ने डोनेट करी और यहाँ पे लिखा न्यू बैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम 14 फैब, क्या यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है? हाँ सर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है। बस आपको ये देखना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट है या नहीं। एक और चीज, अगर कोई फर्म ने डोनेट करा तो बाय डिफॉल्ट एडवर्टाइजमेंट माना जाएगा। कोई कंपनी ने डोनेट करा तो भी बाय डिफॉल्ट एडवर्टाइजमेंट माना जाएगा। अब एक डाउट आता है कि सर शाहरुख खान का नाम ही खुद में वो है, शाहरुख खान, सलमान खान, इनका तो नाम ही एडवर्टाइजमेंट है। नहीं, लॉ मेकर ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि शाहरुख खान सलमान खान के लिए अलग बात होगी, जब वो भी डोनेट करेंगे तो इट इज नॉट एन एडवर्टाइजमेंट। बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर हमें क्या बात हमको ध्यान रखनी है? आप सिर्फ 3 बातें ध्यान रखोगे। पहला, गिफ्ट और डोनेशन इज मेड टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, पेमेंट हैज अ कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन। थर्ड, पर्पसेस फिलेंथ्रोपिक। फिलेंथ्रोपिक का मतलब होता है नो एडवर्टाइजमेंट और कमर्शियल गेन। जब भी आंसर इसका, मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, ये तो हमने अभी लॉ पढ़ लिया, इसका अपन अभी क्या करेंगे? क्वेश्चन। एग्जाम में आप बताना कि लगेगा यहां नहीं। 3 चीजें लिख के ही आनी है। कौन कौन सी 3 चीजें लिख के आनी है? सर पहला, गिफ्ट दिया है किसको? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को। दूसरा, पेमेंट हैज अ कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट मतलब कि सामने से कुछ आने की उम्मीद नहीं है। भला वो भी क्या गिफ्ट जब तुम मांगो सामने से? बचपना थोड़ी चल रहा है। वो बचपन में करते थे ना, मैंने देखो बर्थडे पे 50 रुपए का गिफ्ट दिया, तूने मेरे को क्या दिया? गिफ्ट में ऐसा नहीं है ना। गिफ्ट देने का मतलब ही क्या होता है कि सामने वाले से कुछ उम्मीद नहीं है। तो पेमेंट हैज अ कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट एंड पर्पस इज व्हाट? जब ये 3 कंडीशन फुलफिल होगी तभी हम जीएसटी की बातें नहीं करेंगे, तभी कंसिडरेशन नहीं होगा। पर अगर एडवर्टाइजमेंट दिखेगा तो क्या जीएसटी की बातें होगी? हाँ सर, फिर जीएसटी की बातें होगी। बोलो बात क्लियर है क्या? सर भूषण डोनेटेड अ ब्लैकबोर्ड टू योगानिस संस्थान, अ चैरिटेबल योगा इंस्टीट्यूशन। योगानिस संस्थान प्रिंटेड अंडरनीथ द ब्लैकबोर्ड सो डोनेटेड। क्या लिखा है? गुड विशेष फ्रॉम भूषण। क्या कोई जीएसटी की बात होगी? सिर्फ नाम लिखवाना इज नॉट अ जीएसटी, सिर्फ नाम ही तो लिखवाया गुड विशेष फ्रॉम भूषण। दूसरा, श्रीमती दुर्गा देवी डोनेटेड सम मनी टू टेम्पल ओहो इन मेमोरी ऑफ लेट फादर। कोई भी 2 मिनट का साइलेंस मत करे, मनोज सर ने वैसे ही क्लास लेट छोड़ी है। द टेम्पल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड अ रूम एंड रोट डोनेटेड बाय श्रीमती दुर्गा देवी। क्या सिर्फ नाम लिखवाया? क्या कोई एडवर्टाइजमेंट है? कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। बोलो बात क्लियर है क्या? पक्का? अगर बात क्लियर है तो आप मुझे क्वेश्चन करके बताओगे। ये वाला आप ही करना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने जैसा है, मुझे तो लग रहा है आएगा।
आप ही पढ़ो, आप ही करो। दिख रहा है ना लास्ट तक? पूरी क्लास का सुर में जवाब चाहिए मेरे को। नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा सर? सर ये इनमें ना कहानी बहुत बकवास बकवास लिखती है भैया। ये टेम्पल है अमन गोयल का, ये है वो है वो है। फैमिली का कौन सा फेथ है? अनशेकेबल फेथ, ऐसा विश्वास जो कभी ना टूट पाए। बताओ। ओए होए होए, पहले चाइल्ड पे कितने दिए? मेरे पिताजी ने तो नहीं दिए इतने यार, भाई बहुत पैसा है यार। डोनेटेड कितना? 10 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिटिंग हॉल इन द टेम्पल। ख्वाहिश भी देखो क्या बनवा रहे वो, सिटिंग हॉल। ठीक है। अ नेम प्लेस स्टेटिंग डोनेटेड बाय मिस्टर अमन गोयल, सिर्फ नाम लिखवाया, कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। सर ये तो अपने को पता है, आंसर कैसे लिखेंगे? मेन दिक्कत किसकी है सर? आंसर लिखने की। अब सुनो ध्यान से, आपको कोई दिक्कत परेशानी की जरूरत ही नहीं, आपके साथ मैं खड़ा हूं, ठीक है? आपको कोई दिक्कत जीएसटी में नहीं आएगी। सबसे पहले आपको हमेशा हमेशा क्या लिखना है? प्रोविजन। अब जब प्रोविजन लिखोगे तो इंस्टीट्यूट में बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इतना सारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ की पॉइंट्स ही लिखने। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कितने की पॉइंट्स है वाले, 3। तो जब मैंने यहां पे प्रोविजन लिखा, एक और चीज, कोई भी प्रोविजन में ये नहीं लिखे एज पर द रिलेवेंट लॉ, एज पर द प्रोविजन। राजा ये प्रोविजन है ही नहीं, ये सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन आया हुआ है। ये क्या हुआ है? सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन आया हुआ है। तो जो चीज अगर क्लैरिफिकेशन के थ्रू आई है, बता रहा हूं, जो चीज अगर क्लैरिफिकेशन के थ्रू आई है तो वहां पे आप ये नहीं लिखोगे कि एज पर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ये लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब 2 बोर्ड होते हैं, एक होता है सीबीडीटी, एक होता है सीबीआईसी। सीबीडीटी इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सीबीआईसी इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है? तो पूरा का पूरा डायरेक्ट टैक्स कौन संभालता है? सीबीडीटी। और इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम कौन संभालता है? सीबीआईसी। ठीक है? सबसे पहले क्या लिखोगे राजा? प्रोविजन। प्रोविजन में कोई भी ये ना लिख के है एज पर द रिलेवेंट लॉ। आपको क्लैरिफिकेशन नंबर याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको सेक्शन नंबर याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बस आप ऐसे लिख के आओ, एज पर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन। एक और चीज, उस दिन मैं AIR 1 का इंटरव्यू देख रहा था, उसके सीए फाइनल में इनडायरेक्ट टैक्स में 98 नंबर थे। मैंने बोला भैया ऐसा क्या लिख के आते हैं ये 98 नंबर? उसकी एक बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी। बोले एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ेगा नहीं, उसको पढ़वाना पड़ेगा। एग्जामिनर आपका आंसर नहीं पढ़ेगा, उसको पढ़वाना पड़ेगा। सर कैसे पढ़वाएं? डब्बे बनाओ। क्या बनाओ? डब्बे। या तो अंडरलाइन करो या तो क्या बनाओ? डब्बे बनाओ। जब तक आप एग्जामिनर को आंसर पढ़वाओगे नहीं तब तक आपके नंबर नहीं आएंगे। आप बोलते हो ना इंस्टीट्यूट कॉपी सही चेक नहीं करता है, भैया वो 100% सही चेक करते हैं। तुम लिख के काट देते हो। अरे सामने वाला, अगर मैं खुद ही कॉपी चेक कर रहा हूं ना, किसी ने लिखा और काट दिया और फिर काट के भले सही लिखा, मेरा मन ही नहीं करेगा नंबर देने का। मुझे एक बात बताओ, अगर कल को तुम चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस बने, कोई क्लाइंट आपके पास आया, आपने उसको कुछ एडवाइस दी, क्लाइंट नीचे गया, आपने फोन लगाया वापस आओ, वो गलत बता दिया था, फिर वो वापस नीचे गया, अरे वापस आओ, क्लाइंट बोल रहा है ऐसा, बोले मेरा ऐसा ही है, मैं तो पहले आंसर लिखता हूं फिर काटता हूं, फिर लिखता हूं प्लीज इग्नोर दिस, फिर वापस से काटता हूं, फिर लिखता हूं प्लीज इग्नोर दिस। अच्छा कभी कभार तो लिख देता हूं सॉरी प्लीज इग्नोर दिस। बेटा प्रोफेशनल एग्जाम में ये ओवर राइटिंग काटा पीटी नहीं करनी है। अगर पहले 2-3 क्वेश्चन में काटा पीटी करोगे तो उसको समझ जाएगा कि ये 40 लाने वाला बच्चा है, उसको क्यों बता रहे हो। और सब सेम है, आप भी सेम हो और जो टॉप करेगा वो भी सेम है, बस थोड़ी थोड़ी बातें आपको ध्यान में रखनी। ठीक है? तो सर एज पर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन, डोनेशन बाय इंडिविजुअल, वर्ड इंपॉर्टेंट है क्या? इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल को यहां तो अंडरलाइन करो, या तो आप क्या बना दो, बॉक्स बना दो। इंडिविजुअल टू चैरिटेबल ट्रस्ट,
ठीक है, सप्लाई नहीं माना जाएगा इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कौन कौन से सेटिस्फाइड सर? 3 कंडीशन। पहला, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। पर्पसेस, बैठ जाएगी बेटा, वो बैठ जाएगी। पर्पसेस, फिलेंथ्रोपिक। फिलेंथ्रोपिक का मतलब है इट लीड्स टू नो एडवर्टाइजमेंट और कमर्शियल गेन। फिर पेमेंट हैज अ कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन। जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फिर कोई जीएसटी की बात ही नहीं होगी। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा क्या? एनालिसिस। एनालिसिस बहुत सिंपल कि अमन गोयल ने 10 लाख रुपए दिए हैं और 10 लाख रुपए दिए हैं और चैरिटेबल ट्रस्ट को बोला है कि सिटिंग हॉल बनाओ। ऑल द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एंड ओनली इंग्रेविंग ऑफ नेम डजंट एम एट एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी। और लास्ट में एक लाइन का क्या लिख के होगी? कंक्लूजन। जीएसटी विल नॉट बी रिलीवेबल सिंस कंसिडरेशन दैट इज क्विड प्रो क्यू इज नॉट देयर। आया समझ में? हर आंसर में आपको ऐसे ही करना है। सर वो फैक्ट्स ऑफ द केस, कोई जरूरत नहीं है फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने की। आपको मैं बता दूं फैक्ट्स ऑफ द केस के कोई नंबर नहीं होते, कोई नंबर नहीं होते फैक्ट्स ऑफ द केस के। ठीक है, सिर्फ प्रोविजन, एनालिसिस और कंक्लूजन। ठीक है, याद रखना फैक्ट्स ऑफ द केस के एक भी नंबर नहीं है, सिर्फ प्रोविजन, एनालिसिस और कंक्लूजन इसी बात के नंबर है। ये लिखना है तो लिखो, ये नहीं लिखना है तो मत लिखो। इस बात के कोई भी नंबर वंबर नहीं है। आई बात समझ में? तो बस ये 3 चीजें आपको लिख के आनी है। सर एक और क्वेश्चन हम करेंगे। करो यार करो, चलो करो। ये एग्जाम में आया हुआ है, सीए इंटर। क्यों यार? अच्छा ये देखो, डिस्प्लेइंग द पिक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड बाय ग्लोरी लिमिटेड। ये क्या बता रहे हैं भैया? ये पिक्चर्स बता रहे हैं अपने जो भी ये प्रोडक्ट बेचते हैं, कॉस्मेटिक वॉस्मेटिक जो भी बेचते हैं। तो ये कौन सा हो गया भैया? एडवर्टाइजमेंट। बोलो क्लास डन है क्या? सर्कुलर क्लियर है क्या? पक्का? तो करोगे क्या आप दान धर्म? अरे सर दूसरा सर्कुलर आर्ट वर्क, ये आप देख रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो आप? ये पता है आपको क्या है ये घर? ये किसने बनाया? हाँ, मैं कौन हूं? आर्टिस्ट। आर्ट की कला वैसे आपको होगी नहीं, पर फिर भी पाब्लो पिकासो को जानते हो? पाब्लो पिकासो, बस पाब्लो पिकासो का आर्ट और मेरे आर्ट में थोड़ा सा ही फर्क है। उसका थोड़ा बेकार है, मेरा थोड़ा अच्छा है। ठीक है, तो भाई हाँ मजनू भाई ये भी सही है यार। ये मैंने बना के ट्रांसफर कर दिया आर्ट गैलरी। क्या करा मैंने? आर्ट गैलरी में रख दिया, क्योंकि भैया ये खरीदने वाला तो कोई नाची सी आएगा जो इतनी शानदार पेंटिंग को खरीदेगा। वो कहते हैं ना क्या, हीरे की परख है ना। तो अभी आएंगे आएंगे। आर्ट गैलरी में रखा और आर्ट गैलरी में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आए। और ये मैडम व्हाट अ मास्टरपीस। मैं वहीं पीछे खड़ा था, आर्ट गैलरी वाले भैया है, बोले दिस मास्टरपीस इज क्रिएटेड बाय सर साहिल। उन्होंने ऐसा बनाया ना, बिल्कुल धूप आएगी यहां से और धूप के साथ बारिश। बोले क्या तो बनाया? बोले मैडम ओनली फॉर यू 1 करोड़ रुपीस। सप्लाई कब मानो? जब ट्रांसफर करा तब मानो कि जब ये बिका तब मानो? बेटा जब ट्रांसफर करा तो क्या कोई कंसिडरेशन था? कोई कंसिडरेशन नहीं था भैया। आर्ट गैलरी मुझे पैसे थोड़ी देगी। आर्ट गैलरी मुझे बोलेगी भैया अभी रखो तो सही, आपको लग रहा है ये बढ़िया है, हमारे हिसाब से तो इसी बकवास पेंटिंग कभी आई नहीं। मैंने बोला आप रखो, कोई तो आएगा। अभी सिर्फ मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। ट्रांसफर करने के बाद कोई ना कोई कस्टमर आएगा और ये जो कस्टमर है ये आर्ट गैलरी को अप्रोच करेगा और जब कस्टमर पेंटिंग बाय करेगा तभी वो क्या बनेगा? सप्लाई। बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर आर्ट गैलरी के केस में नो कंसिडरेशन फ्लोज फ्रॉम द गैलरी टू द आर्टिस्ट। जब हमारा आर्टवर्क भेजा जाता है गैलरी को, कब माना जाएगा? ओनली व्हेन बायर सिलेक्ट्स अ पर्टिकुलर आर्टवर्क डिस्प्लेड एट द गैलरी, तभी हम सप्लाई की बात करेंगे। बोलो बात क्लियर है क्या? तीसरी बात, 3 सर्कुलर आए हैं और तीनों सर्कुलर में से सबसे इंपॉर्टेंट सर्कुलर हमारा फर्स्ट वाला है। इंश्योरेंस मालूम है आपको?
एक चीज होती है नो क्लेम बोनस। किसी को मालूम है व्हाट डू मीन बाय टर्म नो क्लेम बोनस या एनसीबी? नो क्लेम बोनस। चलो ऐसे ही अंदाजा लगाओ इस वर्ड से क्या समझता है नो क्लेम बोनस। हो सकता है आपका अंदाजा सही हो जाए। बोलो ना, जो आप बोलोगे सही हो जाएगा। तुमने लॉ पढ़ा है तो भैया नो क्लेम बोनस वर्ड से समझो ना यार। क्लेम करा या नहीं करा? नहीं करा। क्लेम ना करने की वजह से आपको क्या मिला? बोनस। सर क्लेम नहीं करा तो बोनस मिला? हाँ। जनरली क्या होता है ना, एक बार लोग इंश्योरेंस ले तो लेते हैं, उसको कंटिन्यू करने में बहुत ज्यादा पसीने आ जाते हैं, हर बार प्रीमियम देना। अब मुझे बताओ, मैंने ही मेडिक्लेम लेके रखा है, हर बार 25-25 हजार के प्रीमियम, साला होता ही नहीं है। अभी कुछ होता ही नहीं है तो 25 हजार की प्रीमियम तो वॉइड हो गई। पहले साल गई, दूसरे साल गई, तीसरे साल गई। मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि यार बंद करना है इंश्योरेंस, वो अपना इंश्योरेंस में काम करता है, उसने बंद करना है। मैंने बोला भैया कुछ होता ही नहीं है, हर साल 25-25 हजार जाए जा रहे। उसने बोला देख साहिल, मेरे पास एक प्लान है। मैंने बोला तुम्हारे प्लान के चक्कर में तो मेरी 12 बजती। मतलब बोला बता भाई बता। तेरा 10 लाख का पॉलिसी है ना? हाँ। तूने पास में कोई क्लेम नहीं करा? मैंने बोला हाँ कोई क्लेम नहीं करा। क्योंकि तूने पास में कोई क्लेम नहीं करा तो ये जो 10 लाख का पॉलिसी है ना, ये हम कितना कर देंगे? 12 लाख। मैंने बोला ठीक है, पर मैंने बोला भैया मेरे को तो ये 25 हजार देने ही नहीं है। तो उसने बोला चल एक काम कर, ये 10 लाख का 10 लाख ही रहेगा, तो 25 की जगह कितने दे देना? 20 हजार। ये प्रीमियम कम क्यों कर रहा है? इसलिए कम कर रहा है क्योंकि पास्ट में मैंने इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी क्लेम नहीं लिया है। क्लेम का ऑप्शन है मेरे पास, छोटे मोटे खर्चे होते हैं तो मैं क्लेम नहीं लेता हूं। तो उसने बोला चल अपन एक काम करते हैं कि 10 लाख का पॉलिसी, अब 10 हजार के प्रीमियम की जगह पे कितना लगाएंगे हम? 8 हजार। मुझे एक बात बताना, सर्विस के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था अदर देन गुड्स। अच्छा, कुछ करना भी सर्विस होता है और कुछ ना करना भी सर्विस होता है। कुछ करना तो सर्विस होता है, दैट इज टू डू समथिंग, पर नॉट टू डू समथिंग भी क्या होता है? सर्विस। फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे कह दे कि सर आपको 50 लाख देते हैं, जीएसटी मत पढ़ाओ। वो 50 लाख दे रहे हैं जीएसटी ना पढ़ाने के। जैसे आपके प्रेरक सर को बहुत ऑफर है, 1-1 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़, मैक्स पढ़ाने के नहीं, मैक्स ना पढ़ाने के। कि प्रेरक सर आप एक काम करो, मैक्स पढ़ाना बंद कर दो, क्योंकि प्रेरक सर को भी पता है मैक्स पढ़ाने की वजह से ही इतना कुछ हुआ है। तो ऐसे ऑफर आए सर को कि भैया मैक्स पढ़ाना नहीं आपको, आप तो एक काम करो मैक्स पढ़ाना छोड़ दो। मैक्स ना पढ़ाने के पैसे दिए जा रहे, नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट। सर इसके ऊपर भी जीएसटी की बातें होगी? हाँ जी, इसके ऊपर भी जीएसटी की बातें होगी। दिस इज अ सर्विसेज। सर्विसेज कुछ करने की या कुछ ना करने की? अब लॉजिकली आपसे पूछ रहा हूं, क्या यहां पे ऐसा माने कि इंश्योर्ड ने इंश्योरर को सर्विसेज दी क्लेम ना करने की, कि ये तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट था, ये तो एक इच्छा थी क्लेम करो या ना करो? कि मैं ये मानूं कि इंश्योर्ड ने सर्विसेज दी है इंश्योरर को क्लेम ना करने की, कि ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, ये उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है ना? ये तो सर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, इसके ऊपर हम जीएसटी की बातें क्यों करोगे? ऑल्दो सर्विस के डेफिनेशन में लिखा हुआ है टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, पर भाई मेरे ये इंश्योर्ड का खुद का राइट है, ये इंश्योर्ड की खुद की मर्जी है, क्लेम करना है करो, नहीं करना है मत करो। तो सर लॉ मेकर ने बोला कि अगर 1 साल का प्रीमियम लग रहा है 10,000, सेकेंड ईयर आपने क्लेम नहीं करा, प्रीमियम लग रहा है कितना? 8,000, तो हम जीएसटी 10,000 पे नहीं लगाएंगे, जीएसटी किस पे लगाएंगे? 8,000। आई बात समझ में? हम ये नहीं मानेंगे कि 2,000 रुपए इस बात के कि आपने नहीं लिया, आपने सर्विसेज दी किसको? इंश्योरेंस कंपनी को।
आई बात समझ में? तो सर, इंश्योर्ड इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज फॉर नॉट क्लेमिंग द पॉलिसी अमाउंट, दिस इज द इंडिविजुअल राइट। ये बहुत सारे क्लैरिफिकेशन आते हैं। लॉ के बाद अगर अमेंडमेंट भी आएगा, क्लैरिफिकेशन भी आएगा, आप ही बताना क्या होना चाहिए। बेटा जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना, अब जैसे बहुत सारे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हैं, अपन जीएसटी पढ़ाते तो अपन से पूछते हैं इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, लॉ पता होना चाहिए। ये सारे क्लैरिफिकेशंस इसलिए आते हैं क्योंकि लॉ में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। जैसे पहला डाउट तो यही था गिफ्ट वाला, तो फिर सीबीआईसी क्लैरिफाई करती है। अगर सीबीआईसी क्लैरिफाई नहीं भी करती ना तो भी यही क्लैरिफिकेशन आना था। तो अभी ये अमेंडमेंट वाला क्लैरिफिकेशन है, क्वेश्चन पूछा नहीं इंस्टीट्यूट ने, पूछ सकता है। तो क्या क्लैरिफिकेशन है कि सर नो क्लेम बोनस का ये नहीं माना जाएगा कि इंश्योर्ड ने इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज दी है। बोलो बात क्लियर है क्या? एक बार इसको पढ़ो तो फटाफट से। ठीक है, बढ़ूं आगे। एक और चीज याद रखना बेटा, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम में किताब देख के डरना मत, किताब देख के मत डरना। भाई जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं ना, वो ऐसे 2-2 पेज में लिखा हुआ है, पर 2-2 पेज में लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम 2 पेज पढ़ें। उस 2 पेज को अगर आपके लिए फैकल्टी ने 2 लाइन में सम अप कर दिया तो बहुत शानदार, बस ये डराने के लिए इतना लिखा जाएगा। और एग्जाम में अभी हम बीएस और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर नहीं लिख रहे कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, व्हाट डू यू मीन बाय नो क्लेम बोनस, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। एग्जाम में केस सिनारियो बना बना के आएंगे। अभी आपने देखा ना एग्जाम का क्वेश्चन ही तो था वो, कि पूरा आ गया था हमारा क्वेश्चन कि भैया ये अमन है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आई बात समझ में? तो बस लिटरली आपको सिर्फ मतलब पता होना चाहिए, रट्टाफिकेशन मत करना कि भैया हम तो इसको इशू ऐसा नहीं कर रहा है। सिर्फ आपको मतलब मालूम होना चाहिए कि हाँ भैया इसका ऐसा, इसका ऐसा है। और जब आप 3 बार पढ़ोगे ना तो लैंग्वेज आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लिखोगे। ठीक है, तो सर यहाँ पे ध्यान से देखो, इट इज देयरफॉर क्लैरिफाइड दैट देयर इज नो सप्लाई प्रोवाइडेड बाय इंश्योर्ड टू इंश्योरेंस कंपनी इन फॉर्म ऑफ अग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन, कुछ करना या कुछ ना करना, टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट ऑफ लॉजिंग द इंश्योरेंस क्लेम। बोलो बात क्लियर है क्या? सर कितने सर्कुलर देख लिए अपन ने? 3 सर्कुलर देख लिए। बोलो फटाफट से। पहला डोनेशन, कितनी बातें? 3। बोलो कौन कौन सी 3? फर्स्ट, कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन। पर्पसेस फिलैंथ्रोपिक, किसी ने ये वर्ड नहीं लिखा तो फिर दोस्ती खत्म। पर्पसेस यही वर्ड लिख के आना, यही वर्ड लिख के आना। पर्पस इज फिलैंथ्रोपिक, ये मत लिख के आना पर्पस इज चैरिटेबल, पर्पस इज नॉट एडवर्टाइजमेंट, नहीं, वर्ड तो क्या लिखोगे? फिलैंथ्रोपिक। ठीक है, पर्पस इज फिलैंथ्रोपिक। और एक और था कि इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडिविजुअल चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दे। अगर एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है तो सर फिर जीएसटी की बातें करेंगे। दूसरा, अगर एक आर्टिस्ट ने आर्ट गैलरी में पेंटिंग को रखा है, इसके ऊपर कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। जीएसटी तो तब लगेगा, सप्लाई तो तब बनेगा जब ये आखिरकार आर्ट गैलरी से पेंटिंग बिकेगी। और तीसरा है हमारा नो क्लेम बोनस। सर नो क्लेम बोनस का मतलब यह होता है कि प्रीमियम आपका कम लग रहा है क्योंकि पास्ट में आपने क्लेम नहीं करा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज दी है क्लेम ना करने की, ये आपका एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। ठीक है, अब सर ये सप्लाई, तो 3 चीजें मैंने आपको बोली, एक्टिविटी, बिजनेस और कंसीडरेशन। अब थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। साहिल सर की कोचिंग है और आयुष की जगह अपन एक काम करते हैं। आपका क्या नाम है? विनय। अरे वाह, विनय मेरे एक और स्टूडेंट्स का नाम है। विनय जी बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहे थे पर विनय जी का मन नहीं लग रहा था पढ़ाई लिखाई में,
इसका अंदर का मन कह रहा था कि मेरे को काटने में बड़ा मजा आता है, बाल बाल मेरे को काटने में क्या बड़ा मजा आता है। तो विनय जी का अंदर का मन यही कह रहा था कि यार अपन तो बड़े होके क्या बनेंगे, है ना, अपन काटेंगे पर क्या, बाल। क्योंकि इसका अंदर भी बहुत था ना, इसको बचपन में इसका बहुत काटा गया, तो इसके अंदर था कि यार बड़ा होके मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा अच्छा। विनय जी ने सोचा यार ये सीए में कुछ नहीं रखा है, क्या 10 लाख 12 लाख 15 लाख कमाएंगे अपन, एक इंसान के बाल काटेंगे कितने ले लेंगे, 5। बिल्कुल विनय जी का बढ़िया चला। विनय जी ने दुकान का नाम भी शानदार रखा, क्या, बिल्लू बार्बर। कुछ टाइम के बाद साहिल सर विनय की शॉप पे गए। मैं बोला अरे विनय तुम तो देखे देखे से लग रहे हो। बोले हाँ सर। बोले आप कहाँ हो? मैंने बोला पेस। बोले अभी भी पेस में हो? बोले नई बिल्डिंग बन गई क्या? मैंने बोला हाँ हाँ नई बिल्डिंग बन गई, अभी उधर ही पढ़ा रहे। इसने बढ़िया अपने को फेशियल कर दिया, बाल काट दिए, शेव कर दिया, सब कर दिया। इसने बोला कि सर आपके 5,000 हुए। मैंने बोला यार तुमको तो मालूम है पेस वाले पेमेंट के मामले में कैसे। मैं बोला भाई पैसे वैसे तो नहीं है यार 5,000 रुपए। इसने बोला सर देखो वो जमाना था जब मैं आपका स्टूडेंट था, अभी तो मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूं, और अभी तो सर व्यवहार की बात है 5,000 रुपए तो देने पड़ेंगे। तभी विनय का छोटा सा बालक आया, छोटा विनय, उसका नाम ही था छोटा विनू। छोटा विनू ने बोला यार अरे साहिल सर गिर गया वो तो पांव पे। बोले अरे साहिल सर। मैं बोला हाँ 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 उठो उठो उठो। बोले सर आप क्या बनाते हो, आप क्या पढ़ाते हो, आपकी बढ़िया वीडियोस आती है और मैं उसी से पढ़ता हूं सर, आपकी क्लास ज्वाइन करना चाहता हूं। मेरी क्लास का प्राइस था 3,500 रुपए, पर मेरे को क्या करना था ना, एडवांटेज लेना था सिचुएशन का। तो मैंने बोला यार विनय तुम्हारे लिए क्लास का प्राइस है 5,000, दूसरों के लिए तो 6,000, तुम्हारे लिए कितना 5, पर पीओवी इज व्हाट कि अपनी क्लास का एक्चुअल प्राइस कितना है उसको छोड़ो तुम। अपन ने क्या बोला यार विनय तुम्हारे लिए क्लास का प्राइस कितना 5,000। मैंने बोला देखो विनय तुम्हारे 5 बनते हैं, तुम्हारा बच्चा मेरे से पढ़ना चाहता है, एक काम करूं बच्चे को भेज दो अपनी कोचिंग पे, मैं तुमसे 5,000 रुपए नहीं लूंगा। हो गया ये क्या, बार्टर, कमोडिटी फॉर कमोडिटी। भैया विनय जी ने मेरे बाल काटे और मैंने उसके बच्चे का काटा, खैर छोड़ो। विनय जी ने मेरे बाल काटे, कितने रुपए लिए 5,000 रुपए, और साहिल सर की कोचिंग की फीस कितनी 5। सर क्या जीएसटी की बात होगी? हाँ होगी। किसके ऊपर होगी? दोनों के ऊपर होगी। एक तो कोचिंग की 5,000 की फीस पे भी जीएसटी लगेगा, और ये जो विनय बिल्लू बार्बर है ना, ये 5,000 रुपए सैलू का जब बिल बनाएगा उसके ऊपर भी जीएसटी की बातें होगी। आई बात समझ में? तो बार्टर में 2 बार जीएसटी लगता है, एक तो सेलर पे भी लग जाएगा और एक बायर पे भी। अच्छा ये अलग बात है कि दोनों एक दूसरे का आईटीसी ले लेंगे। पूरी बात क्लियर है क्या? पक्का? सर सप्लाई के बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमें देखना है वो है हमारा स्केड्यूल नंबर 1। सब इधर ध्यान से देखना, ये स्केड्यूल नंबर 1 क्या होता है। स्केड्यूल 1 ये कहता है कि अगर कंसिडरेशन ना भी हो तो भी सप्लाई बनेगा। क्या बोलता है स्केड्यूल 1? कि अगर कंसिडरेशन ना भी हो तो भी क्या बनेगा? सप्लाई। इसका मतलब है अगर सिर्फ 2 कंडीशन फुलफिल हो, एक्टिविटी और बिजनेस, पर कंसिडरेशन नहीं है तो भी क्या बनेगा? सप्लाई। अब सुनो ध्यान से, स्केड्यूल 1 पैरा नंबर 1। अब इधर ध्यान से देखना, मैंने एक असेट खरीदी 1 लाख रुपए की, सब इधर ही ध्यान देना। 1 लाख की असेट खरीदी, इस पे जीएसटी लगा 18%, डेट इज कितना? 18,000। टोटल असेट हो गई 1,18,000 की। मेरे पास मेरा एक दोस्त आया, उस दोस्त ने बोला कि सर ये असेट मुझे दे दो। मैंने बोला ठीक है यार ये असेट तुम्हें दे देते। ये असेट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे दोस्त को दे दी। अब समझना दिक्कत क्या हुई, 1 लाख की असेट, उस पे 18,000 का जीएसटी, टोटल असेट का भाव कितना हुआ? 1,18,000। ये 1,18,000 की असेट आपने अपने फ्रेंड को दे दी, किस पे? वहीं पे मोदी जी बोले मित्रों ये क्या अन्याय करा। मैंने बोला क्या अन्याय करा, मेरी असेट है। मैंने, मोदी जी ने बोला सर आपने इस असेट पे क्या लेके रखा है? आईटीसी। आपने 1,18,000 तो पे करे,
पर आप अपनी किताब में ये 18,000 का क्या लोगे? आईटीसी। और एक मंत्रा हमेशा याद रखना, अगर मोदी जी हमें आईटीसी दे रहे हैं तो वो उम्मीद में दे रहे हैं कि मैं उन्हें आगे से टैक्स लाके दूंगा। अगर मोदी जी मुझे आईटीसी दे रहे हैं तो वो इस उम्मीद में दे रहे हैं कि मैं मुझे आगे से टैक्स लाके दूंगा। क्या मैंने मोदी की पूरी प्लानिंग धड़ी की धड़ी कर दी? हाँ, मैंने यहां पे मेरे फ्रेंड को असेट तो दी। कैसे दी? और मैंने मोदी जी को बोला, मोदी जी एक्टिविटी है, बिजनेस है, कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो फिर जीएसटी नहीं है। मोदी जी ने बोला कि आपने यहां पे क्या लेके रखा है? आईटीसी। तो इस आईटीसी को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ये जो आपने 18,000 का आईटीसी लेके रखा है, इसे आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। तो सर, अगर मैंने मेरे फ्रेंड को फ्री ऑफ कॉस्ट भी भेजा है तो राजा मेरे ये भी क्या बना दिया गया? सप्लाई। सप्लाई क्यों बनाया? क्योंकि आपने क्या लेके रखा है? आईटी। अगर सपोज करो मैंने अब मेरी किताब में, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आईटीसी लिया ही नहीं, मैंने बोला जाओ मोदी जी नीचे आईटीसी, 1,18,000 की कॉस्ट है, ठीक है, 1,18,000 ही देते हैं और आईटीसी नहीं लेते। अगर अब मैं फ्री में ट्रांसफर कर रहा हूं तो क्या अब सप्लाई बनेगा? आप बताओ सोच समझ के, क्या अब सप्लाई बनेगा? सर, सारी दिक्कत ही एक चीज की, वो है पता है क्या? क्योंकि जब आईटीसी लिया तो बाय डिफॉल्ट ये वादा कर दिया कि हम आगे से आपको जीएसटी लाके देंगे। कोई क्रेडिट वेडिट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता आपको क्रेडिट? क्योंकि आप आगे से कोई जीएसटी लाके देते ही नहीं हो, आप तो फाइनल कंज्यूमर हो। पर पेस को क्रेडिट मिलेगा क्योंकि पेस आपसे आगे से जीएसटी लाके देगा। आई क्या बात समझ में? तो सर, सारा खेल ही किसका है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अगर हमने असेट फ्रेंड को दे दी फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पे आईटीसी नहीं लिया है तो क्या सप्लाई बनेगा? नहीं बनेगा। आईटीसी अगर ब्लॉक्ड है, आईटीसी ब्लॉक्ड, कुछ कुछ जगह पे सरकार ने आईटीसी ब्लॉक करके रखी है। फॉर एग्जाम्पल कार, अगर मैं आज कार खरीदता हूं, भले मैं बिजनेस यूज के लिए खरीदता हूं, सरकार ने बोला इस कार पे जो जीएसटी भर के आए हो उसका क्रेडिट हम आपको नहीं देंगे। ऐसी कुछ कुछ जगह पे सरकार ने आईटीसी को क्या करके रखा है? ब्लॉक। बोलो बात क्लियर है क्या? सर, सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी कि दिक्कत किस बात पे सरकार को? आपके आईटीसी लेने पे। क्योंकि जब आप आईटीसी ले रहे हो तो सरकार को एक वादा आप करके आए हो कि हम आगे से क्या लाके देंगे? जीएसटी लाके देंगे। अगर आगे से आप जीएसटी लाके नहीं दे रहे हो और आप अपने दोस्त को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो तो सरकार ने बोला इसको भी हम क्या बना देंगे? बोलो बात क्लियर है क्या? पक्का। दोस्त, आज हमने क्या क्या पढ़ा फटाफट से। अपन ने एक तो 3 देख लिए। एक तो देखा सप्लाई क्या होता है, एक्टिविटी, बिजनेस और कंसिडरेशन। सर, गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन फटाफट से रिवाइज कराओ। गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इंक्लूड्स actionable claim and growing crops, grass, things attached to or forming the part of land. Services मतलब anything other than goods. गुड्स और सर्विसेज में क्या शामिल नहीं होगा? 2 चीजें, मनी एंड सिक्योरिटीज। पर मनी एंड सिक्योरिटीज के बाद जीएसटी तो लगेगा। अगर मनी के बदले में मनी आया, नो जीएसटी। अगर कन्वर्जन चार्जेस लग रहे हैं तो जीएसटी की बात करो। अगर न्यूमस्मैटिक वैल्यू है, न्यूमस्मैटिक वैल्यू मतलब पुराना 10 का सिक्का पड़ा हुआ है, पुराना 2000 का नोट पड़ा हुआ है, उसके ऊपर क्या जीएसटी की बातें होगी? हाँ सर, उसके ऊपर जीएसटी की बातें होगी। रिलायंस का शेयर खरीदो, डेरिवेटिव खरीदो, बॉन्ड खरीदो, डिबेंचर खरीदो, उसका प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, नफा हुआ, नुकसान हुआ, नो जीएसटी। पर ट्रांजैक्शन चार्जेस, ब्रोकरेज, एक्सचेंज चार्जेस, इनके ऊपर हम जीएसटी की बातें करते हैं। कुछ करना भी सर्विसेज है और कुछ ना करना भी सर्विसेज है। और आज हमने कितने सर्कुलर्स देखे? क्लैरिफिकेशन 3। पहला वाला डोनेशन, वापस से 3 कंडीशन। सर कौन कौन सा? इंडिविजुअल टू चैरिटेबल, पेमेंट हैज अ कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन। और थर्ड पर्पस इज फिलेंथ्रोपिक। फिलेंथ्रोपिक मतलब इट लीड्स टू नो एडवर्टाइजमेंट और कमर्शियल गेन।
दूसरा सर आर्टिकल सर्कुलर बहुत सिंपल था, जब पेंटिंग बिकेगी तभी सप्लाई माना जाएगा। और तीसरा सर्कुलर हमारा कौन सा था सर? नो क्लेम बोनस। अगर मैंने पास में क्लेम नहीं लिया है तो मेरा प्रीमियम ज्यादा नहीं लग रहा, मेरा प्रीमियम कम लग रहा है। अगर प्रीमियम कम लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपने इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज दी क्लेम ना लेने की, ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, इसके ऊपर भी कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। फिर हमने देखा कि सर शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल 1 बात करता है एक्टिविटी हो, बिजनेस हो, और अगर कंसिडरेशन ना भी हो तब भी हम उसको सप्लाई बनाएंगे। और शेड्यूल 1 में हमने देखा पैरा नंबर 1, पैरा 1 क्या कहता है कि सर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। अगर आईटीसी ली है तभी हम सप्लाई बनाएंगे, अगर आईटीसी नहीं ली है या आईटीसी ब्लॉक है तो हम सप्लाई वप्लाई नहीं बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलता है।